मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी जिसकी नेटवर्थ अराउंड $80 बिलियन है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली लग्जरी कार कंपनी है और इसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा है कि इसके आसपास कोई भी लग्जरी कार की कंपनी टिकती नहीं है। तो हम लोग आज उस आदमी के बारे में बात करेंगे जिसने मर्सिडीज बेंज को इतना बड़ा बनाया। एक गरीब इंजीनियर जिसने जिंदगी में अपने बहुत सारे फेलियर सहे पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो रिलैक्स करो, चिल करो, सोफा लेकर आओ और आराम से बैठ जाओ क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्ल बेंज के बारे में। तो कहानी स्टार्ट होती है 25 नवंबर 1844 में जब कार्ल का जन्म हुआ जर्मनी के एक छोटे से इलाके म्यूलबर्ग में। और उनके फादर एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे। लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन चलाते हैं। और कार्ल की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जब वो 2 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। उनकी घर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पर फिर भी ऐसा हुआ कि जो उनकी माँ थी वो बहुत छोटे मोटे काम करके कार्ल को पालती थी, उनके परिवार का गुजारा करती थी। और उन्होंने अपने बेटे को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने कार्ल का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया और कार्ल भी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्पेशली केमिस्ट्री एंड मैकेनिक्स में। तो कार्ल जब 15 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी अपने फादर की तरह आगे मैकेनिक्स में ही कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लरुहे का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया और वो वहां पर चले गए। और वहां वो अपनी जिंदगी के एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने वाले थे जिन्होंने उनकी जिंदगी को बदल दिया। प्रोफेसर फर्डिनेंड रेटिनबर्ग जो एक टीचर थे वहां पर। फर्डिनेंड रेटिनबर्ग वो इंसान थे जिन्होंने मैकेनिकल साइंस नाम की एक चीज बनाई, जिन्होंने वर्कशॉप में हो रहे काम को एक साइंस की तरह रिप्रेजेंट किया। और फर्डिनेंड रेटिनबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जर्मनी की ऑटोमोटिव एंड मैकेनिक्स इंडस्ट्री में, क्योंकि उनका मानना था कि जो स्टीम इंजन होते हैं वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह एक ऐसा इंजन लेगा जो स्टीम पे नहीं चलता। और इस थॉट से कार्ल बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे। उनका मानना था कि ये चीज कभी ना कभी पॉसिबल हो सकती है। पर उस टाइम पे ये बोला जाना बहुत ही गलत होता था कि हॉर्सलेस कैरिज कभी बन पाएगा। हॉर्सलेस कैरिज मतलब एक ऐसी चीज जो बिना घोड़े के चलती है या बिना घोड़े के चलने वाली गाड़ी कोई भी, तो उसे हॉर्सलेस कैरिज बोलते थे। और वो इतना ज्यादा ट्रेंड में था कि उसके अलावा लोग वहां पर कुछ सोचते नहीं थे कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। पर कार्ल और जो प्रोफेसर रेटिनबर्ग थे वो इस चीज पर काम कर रहे थे कि हाँ, एक मोटराइज्ड इंजन बनाया जा सकता है। और कार्ल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे बाईसाइकिल से और वो बहुत ज्यादा कोशिश करते रहते थे कि वो कैसे एक मोटराइज्ड इंजन बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर लोग बिना घोड़े वाली गाड़ियां बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बहुत लोग ट्राई कर रहे थे पर उन सभी में एक ही प्रॉब्लम थी कि वो मोटराइज्ड इंजन यूज करते थे। वो एक स्टीम इंजन के ऊपर काम कर रहे थे और कार्ल को सबसे बड़ी कमी लगती थी उस टाइम पर। और कार्ल ने प्रोफेसर रेटिनबर्ग के अंडर एक मोटराइज इंजन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। वो मेहनत करनी शुरू कर चुके थे और उन्होंने सपना देख लिया था कि हाँ, हम बना देंगे एक ऐसा इंजन। पर लोग इन सारी चीजों को लेकर उनके ऊपर बहुत ज्यादा हंसते थे, उनका मजाक बना रहे थे। और उस टाइम पे उन्होंने एक चीज कही थी जो उन्होंने इंग्लिश में बोली थी, पर मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा कि मैं जल्दी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं ऐसा एक ना एक दिन कुछ बना ही दूंगा। ये एक ऐसा बिलीव था जो शायद हम सभी को अपनी जिंदगी के अंदर लाना चाहिए अगर हमें कार्ल बेंज जैसा कुछ करना है तो। 19 साल की उम्र में अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद कार्ल आने वाले 7 सालों तक काफी जगह पे अलग अलग जगह पे जॉब्स करते हैं। वो सारी जॉब इंजीनियरिंग की जॉब थी और जब वो जॉब कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस होता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था जॉब करना, पर ये उनकी लाइफ का काफी ज्यादा लर्निंग फेज था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से वो 1871 में हिम्मत जुटा पाए कि वो अपना पहला वेंचर स्टार्ट करें। उन्होंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया जब वो 27 साल के थे। और वो जो उनका पार्टनर था जिसका नाम था ऑगस्ट रिटर। एक पार्टनर का एक बिजनेस में होना काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होता है क्योंकि वो अपने साइड बाय साइड अलग अलग काम करते थे। जो कार्ल थे वो अपना मोटराइज इंजन बनाने के ऊपर भी काम कर रहे थे, तो वो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग था कि उनके पास एक पार्टनर था। पर ऐसा सच नहीं हुआ। जो उनका पार्टनर था उसने उन्हें धोखा दे दिया और उनका पहला बिजनेस बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया दोस्तों। उनके सारे टूल सीज कर लिए गए और उनके बिजनेस के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई कि वो आगे अब ये काम नहीं कर पाएंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में कार्ल के साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई। वो एक लड़की से मिले जिनका नाम था बर्था रिंगर। बर्था रिंगर एक बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आती थी और उन्होंने जब अपने फियांसे को देखा कि वो एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस रखे हैं तो उन्होंने अपने पैसे से ही कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए और उनका फुल कंट्रोल हो गया उस कंपनी के ऊपर। और आने वाले 10 सालों तक उन दोनों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप की जैसे कि गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन, और उन्होंने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज को पेटेंट भी किया जैसे बैटरी के थ्रू इंजन के अंदर इग्निशन करना, स्पार्क प्लग, क्लच, वाटर रेडिएटर एंड गियर ट्रांसमीटर। ये काफी सारी टेक्नोलॉजी जो आज भी हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, ये उस टाइम पर उनके पेटेंट राइट्स होते थे उसके ऊपर। और इन सब चीजों के बाद भी बिजनेस लॉसेस में जा रहा था जिसकी वजह से उन्हें अपने शेयर्स बेचने पड़ रहे थे और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिया और उनके पास सिर्फ 5% शेयर रह गए।
जिसके वजह से कंपनी के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होगी, लोग उनकी राय नहीं मानते थे, लोग उनके आइडियाज़ पे काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कार्ल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगे और उन्होंने बाद में इसी वजह से वो कॉरपोरेशन छोड़ दी। वो पिछले कॉर्पोरेशन को छोड़ने के बाद अब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था, कोई काम का एज सच कोई बर्डन नहीं था उनके ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे बाईसाइकिल्स के लिए, और वो आगे चल के दो दोस्तों से मिलते हैं, मैक्स रोज एंड फ्रेडरिक वेलहेम, जिनकी एक छोटी सी दुकान थी मैनहाइम के अंदर जो साइकिल रिपेयर करते थे, और उन्होंने उनके साथ मिलकर अपना एक और वेंचर स्टार्ट किया जिसके अंदर वो गैस इंजन बनाते थे, और उस वेंचर का नाम था बेंज एंड सी। बेंज एंड सी के अंदर काम करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो गैसोलीन इंजन और बाईसाइकिल को मर्ज कर दे, और इसी दौरान उन्होंने एक गैसोलीन पे चलने वाली विदाउट हॉर्स कैरियज क्रिएट की जो 7 माइल पर आवर की स्पीड पे चलती थी, और उन्होंने उस सभी चीज़ों को टेस्ट करना भी शुरू कर दिया। पर लोगों ने इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा विद्रोह करना शुरू कर दिया, और काफ़ी लोगों को ये गाड़ी अच्छी भी लगी, पर जो विद्रोह था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ज़्यादा परसेंटेज के लोग इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि ये गाड़ी गैसोलीन से चलती थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि ये गाड़ी सड़कों पर नहीं चल सकती, क्योंकि ये गाड़ी कभी भी फट सकती है, लोग मर सकते हैं इसकी वजह से। इस गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम 7 माइल पर आवर थी, और घोड़ा गाड़ी इससे बहुत ज़्यादा तेज चलती है। इस गाड़ी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्यूल से भरना पड़ता था ताकि हम आगे चल सकें, और ये गाड़ी बहुत ईजिली डैमेज हो सकती थी, और लोगों ने इसका विद्रोह इसीलिए किया। पर कार्ल इन सभी चीजों से पीछे नहीं हटे, और उन्होंने 1888 में अपनी गाड़ी को सेल करना शुरू कर दिया, और वो इतिहास के पहले इंसान बने जिसने ये काम किया था। कोई आज से पहले गाड़ियां नहीं बेचता था। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने गाड़ियां बेचनी शुरू की, और उनकी जो बीवी थी वो इस टाइम पर उनका सबसे बड़ा सपोर्ट थी। वो उनका हाथ बटाती थी वर्कशॉप में, और सारी जगह पे उनके साथ काम में उनके साथ रहती थी। पर लोग उनका विजन समझ नहीं पा रहे थे। लोगों को अभी भी लगता था कि ये वेस्ट ऑफ मनी, और जो लोग ये गाड़ियां खरीद रहे थे वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और अगर उन्हें ट्रैवल करना होता था ज़्यादा दूर तक तो उन्हें अपने साथ एक मैकेनिक को रखना पड़ता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये गाड़ियां इतनी महंगी थी कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। एक दिन 1888 में जो बर्था थी, कार्ल की वाइफ, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैनहाइम से फोरहाइम जाएंगी, मतलब वो अपनी मम्मी के घर पे जाएंगी, और उसका डिस्टेंस था 66 माइल्स, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस गाड़ी से जाएंगे, और उन्होंने कार्ल को नहीं बताया और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत खतरनाक था गाड़ी को ऐसे सड़कों पे लेके जाना। और उन्होंने अपने 2 बेटों के साथ ये सफर शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी फ्यूल खत्म हो गया, कभी कोई और प्रॉब्लम, और जो रास्ते थे वो बहुत ज्यादा खराब थे उस टाइम पे, क्योंकि वो घोड़ा गाड़ी के लिए बने थे, ऐसी नॉर्मल गाड़ी के लिए नहीं बने थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती गई। पर फिर भी बर्था ने 66 माइल्स का डिस्टेंस 12 घंटों के अंदर कंप्लीट कर लिया, और जब उन्होंने वो कंप्लीट किया तो वो अलग अलग शहरों से होती हुई गुजरी, और उस टाइम पर भी ये बहुत रेयर था कि एक औरत एक गाड़ी से जा रही है। तो ये बेंज एंड सी कंपनी के लिए, या कहे कार्ल की इन्वेंशन के लिए, बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन बन गया। ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया, और सभी लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया कि 1990 तक कार्ल की इन्वेंशन की सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी गैस इंजन सेल करने वाली कंपनी बन गई। वो अपनी गाड़ियों के साथ गैस इंजन भी सेल कर रहे थे, और इसी के साथ उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने अपने साथ 2 पार्टनर्स ऐड किए, फ्रेडरिक वॉन फिशर एंड जूलियस गांस। ये दोनों को इसलिए हायर किया गया था कंपनी के अंदर ताकि वो मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर ध्यान दे सके, और इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ कार्ल को, क्योंकि अब वो अपने इंजीनियरिंग विजन के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकते थे, और वो नई इन्वेंशंस के ऊपर ध्यान दे सकते थे, और उन्होंने यही किया। और समय आगे बढ़ता गया, कार्ल ने अपने पार्टनर्स के कहने पर एक नई गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था बेंज विक्टोरिया। ये देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा था, और सबसे अच्छी चीज थी इस गाड़ी के अंदर कि इसकी स्पीड 11 माइल्स पर आवर की थी, काफी अच्छी। कार्ल ने इसी डिजाइन से इंस्पायर होकर एक और गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था बेंज वेलो, और कंपनी ने इसके 1200 यूनिट बनाए, और ये सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए, और ये हिस्ट्री में सबसे पहली सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी। पर बेंज एंड सी के साथ एक और कंपनी जो गाड़ियों की इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी वो थी डेमलर मोटर एंड गैशलशाफ्ट, जो गॉटलिब डेमलर और विलियम मेबैक चलाते थे। ये 2 बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर थे, पर जो गॉटलिब डेमलर थे उनके पास कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, वो बिजनेस में बहुत अच्छे थे। जो बेंज के पास कला नहीं थी वो उनके पास थी, इसी वजह से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और धीरे धीरे वो बेंज को ओवरकम करते जा रहे थे। और बेंज इस समय पे अपनी कंपनी को लेके बहुत ऐसा फील करते थे कि उनकी कंपनी इस टाइम पे खतरे में है,
और फिर डेमलर ने एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी मार्केट के अंदर लॉन्च की 1897 के अंदर, डेमलर फिनिक्स, जिसका इंजन गाड़ी के आगे वाली साइड पे होता था और ये गाड़ी 50 माइल पर आवर की स्पीड पे चल सकती थी, जो उस टाइम पे कोई भी गाड़ी नहीं कर रही थी। इसीलिए ये गाड़ी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, मार्केट के अटेंशन इस गाड़ी की तरफ बहुत तेजी से आने लगा और बेंज को लगा कि उनका बिजनेस अब खतरे में है। और इसी कंपटीशन को बीट करने के लिए जो बेंज के पार्टनर्स थे, उन्होंने नए डिजाइनर्स हायर करने शुरू कर दिए और कुछ डिजाइनर उन्होंने फ्रांस से हायर किए ताकि हम कंपटीशन को बीट कर सके। और बेंज को इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि बेंज तेज चलने वाली गाड़ियों के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर गाड़ियां सड़कों पर तेज चलेंगी तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, लोग मरने लगेंगे और ये समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी बीच एक दुर्घटना घटित हुई, जो गॉटलेब डेमलर थे उनका देहांत हो गया और सारा का सारा दारोमदार अब विलियम मेबैक के कंधों पर आ गया। कार्ल बेंज और विलियम मेबैक अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला रहे थे कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और सारे के सारे बिजनेस लॉसेस में जाने लगे, कंपनियों पे ताले लगने लगे, लोग अपनी नौकरियां छोड़ने लगे और सारा का सारा पैसा था जो वो वॉर में बर्न हो रहा था उस टाइम पर। तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था कंपनियों को और दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी दुश्मनी को साइड पर रखते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं कि अब हम अपनी जो मार्केटिंग लाइन और जो उनकी सेल्स या फिर हम कहें प्रोडक्शन लाइन थी, वो एक साथ मर्ज करके चलाएंगे। और ये मर्जर ज्यादा दिनों तक चला नहीं, 1924 तक ही वो लोग काम करना शुरू कर पाए थे और 1926 के अंदर हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपनी कंपनी को परमानेंटली मर्ज करना पड़ गया और उस कंपनी का नाम बना डेमलर एंड बेंज। और डेमलर एंड बेंज बनने के बाद उन्होंने अपनी एक सब लाइन स्टार्ट करी प्रोडक्शन की, जिसका नाम रखा मर्सिडीज बेंज। और मर्सिडीज मेबैक की बेटी थी जो उनका नाम था। तो इस तरीके से मर्सिडीज बेंज क्रिएट हुई, एक कंपनी बनी और इतनी आगे गई। और बाद में मर्सिडीज बेंज और इस लेबल के अंडर उन्होंने काफ़ी सारी गाड़ियां लॉन्च की, जैसे कि मर्सिडीज टाइप 630, SS के SS और भी बहुत सारे मॉडल, और इसने काफ़ी ज़्यादा सेल्स की। और इस सभी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ एक ये थी कि इन सारी गाड़ियों के डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन थे और इन सारी डिज़ाइंस के पीछे एक आदमी का हाथ था जो आप लोगों को पता होगा, उनका नाम था फर्डिनेंड पोर्शे। और इन्होंने बाद में चलकर अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम इन्होंने पोर्शे रखा। कंपनी के मर्जर के कुछ समय के बाद ही अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज का देहांत हो गया 84 साल की उम्र में। और बाद में कंपनी ने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे और जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा सप्लाईज आर्मी को देनी शुरू कर दी। उन्होंने सबमरीन्स बनाई, इन्होंने टैंक्स बनाए, इन्होंने ट्रक्स बनाए, इन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन बनाए, इन्होंने बहुत कुछ बनाया। तो ये कहानी थी कार्ल बेंज की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इतने अप एंड डाउन देखे और उन्होंने एक ऐसी कंपनी क्रिएट करी जिसकी नेटवर्थ आज के टाइम पे $80 बिलियन है। तो एक इंसान जो बहुत गरीब था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने इतनी बड़ी कंपनी बना दी एक सपने के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियो देखनी है तो मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी वीडियो लगी। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून।